चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का केमिस्ट्री का मॉक 9 मॉक एड। अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम हर एक पार्ट को पढ़ रहे हैं और आज के इस पार्ट में मैं परमाणु संरचना, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, उससे पार्ट नंबर 9 लेकर आने वाला हूं, यानी मॉक 9। उम्मीद है आप सभी इसके नोट्स बना रहे हो और आप सभी को ये क्लासेस काफी समझ में आ रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के इस पार्ट की। बिना देर किए आप सभी को हर सेक्शन में लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मिलता है। उसी प्रकार मॉक 8 के लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों ने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉक 8 का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को यहां पर दिया गया था, आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। तो आज की श्रृंखला में हम टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यहां पर था कि यह कथन उपलब्ध, यह कथन किसका है कि उपलब्ध उपकोषों में इलेक्ट्रॉन युग्म से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन स्थान ले लेते हैं, ये दिया जाता है। आप सभी ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दिया था। देखिए, काफी बच्चे यहां पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके जवाब नहीं देते। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है और हर एक क्वेश्चन को एक डिटेल नोट के साथ में आप लोगों को समझाना है। यहां हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप लोगों ने एस उप कक्षा का नाम सुना है, एस उप कक्षा, या फिर हम पी उप कक्षा को देख ले तो पी उप कक्षा भी हमारे पास होती है। तो यहां अगर कक्षकों की बात करें तो यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम लोग पी उप कक्षा की बात करें तो यहां पर 3 कक्षक अवेलेबल होते हैं। तो यहां यह कहा जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ा ना बनाकर, मान लीजिए कि मुझे पी उपकोष में 4 सब सेल बिठाना है, क्योंकि पी की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन को लेने की है। अगर हम लोग यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन को बिठाएं तो यहां सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में प्रवेश करेंगे और जब ये सभी कक्षाएं एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी तब यहां पर इलेक्ट्रॉन का युग्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो हम लोग इसको समझने वाले हैं कि यहां पर आइंस्टाइन का सिद्धांत। देखिए, आइंस्टाइन का सिद्धांत यहां पर नहीं होगा। आइंस्टाइन के बारे में आप लोगों को एक थ्योरी याद रखना है, E = mc²। काफी एग्जाम में पूछे जाने वाला थ्योरी होता है E = mc²। फिर अगर हम लोग रदरफोर्ड की परिकल्पना करें तो परमाणु संरचना को लेकर इन्होंने नाभिक की खोज सर्वप्रथम यहां पर की थी और नाभिक के बारे में इन्होंने ही बताया था। अगर हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम देखें तो यह नियम भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। और हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम अगर हम देखें तो हुंड ने अधिकतम बहुलता के नियम में यह समझाया था कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में प्रवेश ना कर जाए, इलेक्ट्रॉन का युग्म हम लोग नहीं बनाते हैं। और इसी बात को यहां पर समझाया गया इस तरीके से। तो आप लोगों को यह काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए, तो आज के इस होमवर्क क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं और आप सभी इनके नोट्स बना पा रहे होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं मॉक 9 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए देखिएगा। एक बार फिर आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अब सभी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर करें। अभी जस्ट आप लोगों को जाकर लाइक बटन को प्रेस करना है। आपको लाइक करना है क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम लोग यहां पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि एक परमाणु के नाभिक की खोज के प्रयोग के आधार पर की गई, यानी किसके प्रयोग के आधार पर एक नाभिक की खोज की गई थी। तो हम लोग अगर देखें यहां पर वोलर है या फिर रदरफोर्ड है, मोसले जी है और थॉमसन है। आप लोगों को थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपने मॉडल को तरबूज से कंपेयर किया था। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, तो आप सभी को पता होगा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के लिए इनका मॉडल जाना जाता है, नाभिक की खोज के लिए। अगर हम लोग देखें तो नाभिक, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था, सोने की
पतली पन्नी का प्रयोग किया, सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर मानी जाती है, और इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई या अल्फा कणों की बौछार करवाई, और यहां पर केंद्रीय भाग में, परमाणु के केंद्रीय भाग में इन्हें पता लगता है कि यहाँ एक नाभिक पाया जाता है, और इसी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वह अल्फा कणों को प्रकीर्णित कर देता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को यहाँ पर समझ में आई होगी। तो यहाँ के लिए हम लोगों ने सही आंसर जो देखा है वो है रदरफोर्ड। तो किस प्रयोग से नाभिक की खोज की गई, तो आप लोगों का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। चलिए, तो आज के श्रृंखला के दूसरे वाले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आप सभी नोट्स ओपन करें, आप लिखते चलें सभी क्वेश्चन को, क्योंकि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम्स में आप लोगों को यही क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देके रखा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु में कितने जो परमाणु होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप सभी ने परमाणु के स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से समझा हुआ है, और इसके अंदर होता है नाभिक। अगर हम लोग न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 2 पार्टिकल जिसके अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित करते हैं, वही इसके चारों ओर इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप सभी ने पता होगा कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल के कारण घूमते रहते हैं, जो प्रोटॉन होता है उसी की वजह से नाभिकीय बल पैदा होता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है यह नाभिक के चारों ओर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर समझे ध्यान से तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण द्रव्यमान जो उसके केंद्र में केंद्रित रहता है, अगर हम लोग देखें, और वही इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी पार्टिकल माना जाता है जो कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है, यानी जिसे हम कक्षकों में घूमने के लिए या कक्षाओं में यह घूमता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर के अनुसार ही आपबाहु थ्योरी दिया गया था, और इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में अगर हम लोग धीरे धीरे कक्षाओं की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो इन कक्षाओं की संख्या के अनुरूप ही ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यानी यहाँ पर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये काफी उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, और इन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को घूमने के अंदर इनके अंदर घूमने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, क्योंकि ये किसी बड़ी कक्षा का चक्रण करते हैं, तो इसके लिए अधिक मात्रा की भी जरूरत होगी ऊर्जा में। अगर हम लोग देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक अस्थायी कण माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे ऊर्जा हानि होती रहती है यह केंद्र की ओर बढ़ता रहता है, नाभिक की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण भाग जो होगा वो नाभिक के अंदर केंद्रित रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा हानि होती है तो यह भी नाभिक में आके गिरेगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊर्जा लगातार बनी रहती है। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या वो अस्थायी पार्टिकल होगा, केंद्रित पार्टिकल होगा, या एक टेम्पररी, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे अस्थायी कण होगा। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। वही अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ पर आवेश की अगर हम गणना करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। यहाँ जो आप लोगों को 2 न्यूमेरिक डाटा मैंने आप लोगों को बताया है, एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल चुका है, जो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए दिया गया है। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियन, यानी इनमें से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है। न्यूक्लियन क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी मैं दे देता हूं कि अगर हम लोग परमाणु की स्ट्रक्चर की बात करें तो नाभिक और नाभिक के अंदर जो 2 पार्टिकल होते हैं, जो 2 मूलभूत कण होते हैं, जिन्हें हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिन्हें हम लोग कहेंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, और नाभिक में पाए जाने के कारण ही इन्हें हम लोग न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का न्यूक्लियन है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। न्यूक्लियन का मतलब होता है सीधा सीधा कि न्यूक्लियन यानी ऐसे 2 पार्टिकल जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग न्यूक्लियन के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ कौन पूछा गया है कि कौन न्यूक्लियन नहीं है, क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव भाग होता है, और अगर वही हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, इसलिए यह
न्यूक्लियन नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताया, ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ध्यानपूर्वक देखना है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का क्रम पालन करता है। अगर हम लोग देखें कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एक परमाणु के अंदर अलग अलग प्रकार की कक्षाएं बनी होती है। अगर हम लोग इसको नाभिक माने तो यहाँ पर पहली कक्षा ये हो जाएगी, दूसरी कक्षा के बाद में यहाँ तीसरी कक्षा, इस प्रकार कक्षाओं का क्रम बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं होती है। अगर इनको हम लोग देखें तो के एल एम एन, इन के एल एम एन में अलग अलग प्रकार की कक्षा होगी। अगर हम लोग के कक्षा की बात करें तो इसमें एक उप कक्षा होती है जिसका नाम होता है एस। के कक्षा में एक उप कक्षा प्रेजेंट होगी जिसे हम लोग सब ऑर्बिट कहते हैं या सब शेल भी बोल सकते हैं। तो के शेल के अंदर एस सब सेल होगा जिसकी संख्या एक ही होगी। अगर हम लोग एल की बात करें तो यह सेकेंड ऑर्बिट होता है और सेकेंड ऑर्बिट में एस भी होगा और पी भी होगा। वही अगर हम लोग एम की बात करें तो एम के अंदर 3 उपकक्षा होती है, एस पी और डी, एस पी डी। और वही लास्ट हम लोग एन की बात करें तो एस पी डी और एफ। ये 4 प्रकार के आप लोगों को कक्षा और उपकक्षाओं की जानकारी पता होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइडेशन करें तो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर आ सकते हैं। वही एल के अंदर कितने 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं और वही एन की बात करें तो 32 आ सकते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना है। अब इसी अगर 2 को हम लोग डिवाइड करें एस में तो यहाँ टोटल एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। वही पी में यहाँ पर टोटल एल में 8 है, तो अगर एस में 2 आ गए तो पी में 6 बचते हैं, यहाँ भी पी 6 हो जाएगा, पी 6 हो जाएगा। वही 18 तो 6 और 2 8 हो जाएगा और डी में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे और इन दी लास्ट 32 करने के लिए यहाँ पर मुझे 14 ऐड करना पड़ेगा। यानी एस में, एस उप कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी सब सेल में 6, डी सब सेल में 10 और एफ सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इंक्लूड किए जा सकते हैं। आप सभी को यह जानकारी समझ में आई होगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का क्रम होता है कि आप लोगों ने अबाउ थ्योरी को पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में इसके लिए सही बताने वाला हूं। अबाउ ने क्या किया था कि अबाउ ने इलेक्ट्रॉन के यानी कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में, अगर आप लोगों को इसका की पॉइंट याद रखना है तो आपको ये बताना है कि ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भरा था। ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को भरा था और ये आप लोगों को अबाउ थ्योरी के अंतर्गत याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया था कि किन्हीं भी 2 कणों की एक साथ वेग और जो उसकी दिशा होती है उसका सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग यहाँ पर देखें हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कि पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उनको युग्म किया जाता है। वही अगर हम लोग पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत की बात करें तो पाउली ने कहा था कि किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है, एग्जाम्स में ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देखा है, ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। यहां पर दिया गया है, देखिए ये मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। यहां दिया गया है आर्गन 18 और इसका एटॉमिक मास होगा 40। वही अगर हम लोग बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम यहाँ पर 19 देके रखा है और वही एटॉमिक मास इसका 40 देके रखा है। वही अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी यहाँ पर देके रखा है 20 और इसका एटॉमिक मास 40 देके रखा है। कल के सेशन में हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कस किया था, हम सभी ने डिस्कस किया था कि जो भी नंबर किसी भी परमाणु सिंबल के नीचे लिखा जाता है वह Z के नाम से जाना जाएगा और जो पावर में लिखा जाता है उसे हम लोग A बोलेंगे। और ये A क्या होता है, ये AP+N होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु भार है, इसे परमाणु भार कहते हैं और इसे परमाणु क्रमांक के नाम से जानेंगे हम। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर हम लोग डिस्कस करें कि क्या ये सारे जो एटम है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा सकते हैं, 5 स्टार वाला क्वेश्चन ये माना जाएगा। क्या ये सभी समन्यूट्रॉनिक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, समन्यूट्रॉनिक एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे तो जो संख्या आनी चाहिए वो समान आनी चाहिए।
तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 40 माइनस 18, 14 माइनस 19, 40 माइनस 20, तो यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक तो नहीं हो सकते। वही अगर हम लोग बात करते हैं समस्थानिक की, तो क्या इनका परमाणु क्रमांक समान है? तो आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगा कि यहां परमाणु क्रमांक 18 है, यहां 19 है और यहां 20 है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है बी वो भी नहीं होने वाला है। अगर हम लोग सी ऑप्शन को देखें समभारिक, तो आप लोग इनका परमाणु भार देख सकते हैं। अगर हम लोग इसके परमाणु भार को डिस्कस करें तो परमाणु भार के अंतर्गत आप सभी को यहां पर 40 नजर आ रहा होगा, यानी कि 40 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, यानी सभी में परमाणु भार 40 है। इसलिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों तत्व एक दूसरे के समभारिक या फिर इन्हें हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग आइसोबार के नाम से जानते हैं। ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार माने जाते हैं। जैसे आप लोगों ने आइसोटोप का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये समस्थानिक क्यों हुए? क्योंकि इनमें परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, और जिनमें परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उन्हें हम लोग समभारिक के नाम से भी जान सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। तो आज के क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों ने आंसर देखा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 6 यहां पर बोला गया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताता है। अगर हम लोग देखें परमाणु क्रमांक यानी Z, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को बतलाएगा, यह बात आप लोगों से पूछी गई है। तो अगर हम लोग Z का फार्मूला देखें या परमाणु क्रमांक का फार्मूला देखें, आप ध्यानपूर्वक यहां पर देखिएगा। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वह उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये देखने को मिल सकता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अगर हम लोग इसको कैपिटल लेटर में या फिर अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकली सिंबलाइज करें तो परमाणु क्रमांक को हम लोग Z से सिंबलाइज करते हैं, वही प्रोटॉन की संख्या को हम लोग P से सिंबलाइज करते हैं। हाँ, यहाँ आप एक बात और भी लिख सकते हैं कि इनके बराबर होता है किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी ये तीन चीजें जो आपस में एक दूसरे के बराबर होती है, Z बराबर P बराबर E। अगर आपको किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो आप उसमें उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता सकते हो। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ गई है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को शो करने वाला एक भाग होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। अगर किसी तत्व ने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया या ग्रहण कर लिया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बदल जाएंगे। हम लोगों ने यहां पर इन चीजों को देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग टारगेट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इनमें से वह कौन से दो बल है जो दो न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार ये बातें समझा रहा हूं कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्योंकि हम आपके लेवल के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम बनाना जरूरी है। एग्जाम्स में जो कंटेंट आ जाए वही इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करने में आ रहा है कि आप सभी बढ़िया तरीके से इनके नोट्स बनाते चले, समय समय पर उनका रिवीजन करते चले, ताकि हर एक चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इनमें से वह कौन से दो बल है जो दो न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल पैदा कर सकते हैं। दो न्यूट्रॉन अगर है, देखिए अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें, सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रॉन की बात समझा देता हूं। तो न्यूट्रॉन के बीच में किसी प्रकार का कोई चार्ज या आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, परंतु आप लोग यहां पर देखोगे कि जो न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर द्रव्यमान तो होता है। और आप सभी को पता है कि जहां द्रव्यमान यानी कि जहां मास होगा वहां ग्रेविटी तो होगा ही होगा। आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्योंकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण या न्यूटन ने अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में मास को यहां पर एक फैक्टर माना था कि द्रव्यमान अगर है किसी में तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल निहित हो सकता है। तो जिसमें द्रव्यमान होता है वहां गुरुत्वाकर्षण बल का होना जरूरी है। तो यहां अगर हम लोग देखें क्या न्यूट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है, तो प्रिय विद्यार्थीगण न्यूट्रॉन के अंदर द्रव्यमान होता है कितना होता है, तो 1.6749 × 10⁻⁻⁴ ग्राम।
ये आप लोग जो डाटा देख पा रहे हो, ये डाटा न्यूट्रॉन के मास का डाटा है। न्यूट्रॉन इतना वजनी होता है। अब अगर इतना द्रव्यमान इसके अंदर है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहां गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा। और साथ ही साथ दो न्यूट्रॉन के बीच में एक बल होता है। इस बल को हम लोग नाभिकीय बल के नाम से भी जान सकते हैं कि इन्हें नाभिकीय बल द्वारा भी अट्रैक्ट किया जा सकता है एक दूसरे की ओर। तो यहां दो बल काम कर रहे हैं। चलिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्या गुरुत्वाकर्षण बल और स्थित विद्युत बल या स्टैटिक फोर्स है? तो डियर स्टूडेंट, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा बट स्टैटिक फोर्स नहीं होगा। फिर यहां पर अदर फोर्स की बात करें, दोनों ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग होने वाले हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल? चलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग देख लीजिएगा कि ग्रेविटी एंड न्यूक्लियर फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहने वाला है। मैंने आपको इसका कारण बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस फील्ड में या जिस वस्तु में मास नहीं थे, द्रव्यमान नहीं थे, वहां द्रव्यमान अगर होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी होना अनिवार्य है। क्या इस बात को आप लोगों को समझ में आ गई होगी? चलिए, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करेंगे। सही जवाब आप लोगों ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय बल को दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने कि एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उच्चतम ऊर्जा स्तर का मतलब होगा कि अगर हम लोग नाभिक के बाहर पाए जाने वाली कक्षाओं को देखें, मान लीजिए इतनी कक्षा है, यहाँ K L M एम कक्षा है, और एम कक्षा में यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग ये कहेंगे कि इनका नाम हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस कक्षा को हम संयोजी कोष के नाम से जानते हैं, जो सबसे बाह्यतम कोष होता है, और इसी के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो क्या यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई? और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे केमिस्ट्री में रासायनिक बंध बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉन्डिंग में। तो बंध बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो आप बताओगे संयोजी इलेक्ट्रॉन का। चलिए, तो बाकी जो इस एम के अंदर, यानी कि यहाँ जो इस कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी कोष होंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनों जो बचे हुए यहाँ पर, इन्हें हम लोग एक नाम से जानते हैं कि इन्हें हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो काफी उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं क्योंकि अंतिम कोष में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होगा वो ज्यादा मास होगा। वही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.10 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम होता है। वही अगर हम लोग प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.6726 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो कितना गुना भारी होगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है 1837 गुना भारी। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहां पर याद रखना पड़ेगा कि प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होगा? तो 1837 गुना भारी होगा। वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग न्यूट्रॉन के मास को भी देखें तो अगर न्यूट्रॉन का मास देखें तो 1.6749 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, जो एक दूसरे के समान होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के समान कण माने जाते हैं। तो यह डाटा अपने नोट्स में आप बहुत अच्छे से लिख लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए होने वाला है कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है, तो Fe+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है आने की, और यह काफी बच्चे इनको छोड़कर आते हैं। तो Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन ऑलरेडी अवेलेबल। आप सभी को पता होगा कि 26 प्रोटॉन यहां पर है, तो Fe+2 के आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर 26 प्रोटॉन है तो 26 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पर अगर मैंने आपसे कहा कि ये 26 वाला जो एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी कि इसका मतलब है जब Fe+2 बना, इसीलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहां जो Fe होगा वो Fe बन जाएगा आप लोगों के लिए Fe+2। अगर मैं आपसे फिर से समझाऊं कि Fe 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो Fe+2 का निर्माण यहां पर करने वाला है। तो इस बात को, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? तो बिल्कुल आप लोगों को यहां क्लियर होगा। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग तो Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कम कर देते क्योंकि 2 दान कर दिए गए, तो यहां पर शेष बचेंगे कितने? तो यहां पर बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन, जो इसका सही आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए।
अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, और अगर 2 पॉजिटिव आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पर डोनेट किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, एक द्विधनावेशित M+2 में, देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लेवल में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एक द्विधनावेशित M+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2814, यानी अभी यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर देके रखे 24, क्लियर है, 24 है। और इसका परमाणु द्रव्यमान 56 है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि इसका जो मास है, इसका जो मास होगा या परमाणु द्रव्यमान इसका A होगा वो 56 होगा, में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि यह ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो यह तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट होते, और 2 इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट होते तो यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते 26। आप सभी एक बार फिर से इसे समझ ले कि यहाँ M+2 बन गया है, और M+2 बनना क्यों बना, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। M+2 इसलिए बना क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये डोनेट करने के बाद का है, अगर ये नहीं करता तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होते हैं। और अगर मेरे पास परमाणु क्रमांक 26 बन गया, Z का वैल्यू 26 आ गया, वही A मेरे पास 56 है, और मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो 56 में से मैं यानी 56 में से 26 को मैं माइनस करूंगा, तो यहां पर मेरे पास रिमेन होगा 30 यानी कि 30। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 99% केस में बच्चे इसको छोड़कर आएंगे, या इसका जवाब वो डायरेक्टली ये देने वाले हैं कि 56 में से मैं माइनस कर लूंगा 24। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन दिया गया है 32, जो बच्चे सही लगा के आ जाएंगे, परंतु इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर 30। ठीक है, तो आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर किस मॉडल को कहा जाता है। क्या इसे क्रीम और केक मॉडल कहा जाता है, यहां पर प्लम और पुडिंग मॉडल, या प्लम और केक मॉडल, क्रीम और पुडिंग मॉडल। चलिए केक की याद आ गई होगी आप लोगों को, तो यहां पर सही जवाब होने वाला है प्लम पुडिंग मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता है कि डाल्टन, यहां पर अगर जे थॉमसन की बात करें तो पहला परमाणु मॉडल इन्होंने दिया था, और इन्होंने अपने मॉडल की जो तुलना की थी वो तरबूज से की थी, कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर उसके बीज बिखरे होते वैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे परमाणु में, और जैसे उसका जो लाल भाग होता है तरबूज का, वही उसका धनावेशित भाग माना जाता है। तो इस तथ्य को प्रमाणित किया था किसने, जे थॉमसन के द्वारा, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, 13 क्वेश्चन है, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। कैल्शियम परमाणु जिसे आप कहते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अगर हम लोग 20 की बात करें तो यहाँ आप ऑप्शन को थोड़ा सा कैसे फ्रेम किया गया देख लीजिएगा। यहाँ नियॉन 4p² दिया गया है, यानी नियॉन 4p2, ऑर्गन 4s2। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे नियॉन होता है ये 10 होता है, और अगर 10 में मैं 4p2 ऐड कर देता हूं तो 12 हो रहा है। अगर हम लोग ऑर्गन की बात करें तो इसका 18 होता है, और 18 में ये 2 इलेक्ट्रॉन और में ऐड कर दूंगा तो ये टोटल हो जाता है 20। यानी आप लोग देख पा रहे हो कि टोटल ऑर्गन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, और उसमें 4s2 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ टोटल कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बन जाएगा। तो यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, देखिए इतने यूनिक क्वेश्चन है एग्जाम्स में, जब आप पहली बार इनसे मुकाबला करोगे तो यहाँ बच्चे ने रॉन्ग करके ही आते हैं, इसलिए आप लोगों को इनका सही जवाब देना है। ऑर्गन का जब आप लिखोगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद में आप 4s2 को लिखोगे तो यहाँ 3p6 के बाद में 4s2 आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको ऑर्गन का सही किया। 13 के बाद हम लोग 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, दिया गया कि दो तत्व x और y एक दूसरे के सममिति, सममिति का मतलब होगा आइसोटोन, और आइसोटोन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं, आप लोगों को बताना है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, यह आप लोगों को बताना है। तो जिनमें न्यूट्रॉन समान होते हैं उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। जिनका अगर हम यहाँ पर x और y ये दो एलिमेंट माने, जो आइसोटोनिक है और जिनका परमाणु भार क्रमशः 54 और एक दिया गया है आपको 56। अगर x का परमाणु क्रमांक 26 है तो y का परमाणु क्रमांक क्या होगा। देखिए इन्हें हम लोगों को आइसोटोन बनाना है, यानी इन्हें ऐसे परमाणु बनाना है जिनमें क्या समान हो, न्यूट्रॉन समान हो। तो आप लोगों को न्यूट्रॉन समान बनाना है, तो ये परमाणु क्रमांक में से
परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक हटा देना है। तो यहां हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो यहां मिलेगा हम लोगों को 28। कितना मिलने वाला है? 28 मिलना है। 54 माइनस 26 ये 28 मिलने वाला है, और ये 28 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 56 में से मैं क्या माइनस करूं कि ये 28 आ जाए। चलिए तो 28 को ही हम लोग माइनस करके देख लेते हैं, और जैसे ही मैंने 28 को मैं माइनस करूंगा तो यहां पर जो मेरे पास ऑप्शन है वो कितना आ जाने वाला है, तो ये भी कितना आ जाने वाला है? 28 आ जाने वाला है। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख लो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास में बिल्कुल सही है कि आप 56 में से 28 को माइनस करते हो तो 28 आ जाता है। यही न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर प्रेजेंट होगी। देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये एग्जाम्स के ही प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि इनमें से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है और सभी को इसका जवाब आएगा। अगर हम लोग नियोन की बात करें तो नियोन यहाँ पर कितने पर पड़ता है? तो नियोन परमाणु क्रमांक 10 पर पड़ेगा। मैग्नीशियम जो होता है यह 12 नंबर पर प्रेजेंट होगा, इसका परमाणु क्रमांक 12 होगा। वही अगर हम लोग F की बात करें तो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम 11 पर होता है और एल्यूमिनियम 13 पर होता है। अब आपको 12 से बड़ा नंबर देखना है। अगर हम लोग 12 से बड़ा नंबर देखें तो यहां पर हमारे पास में 2 नंबर अवेलेबल है डियर। तो यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है ये, क्योंकि नियॉन और सोडियम तो अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम से हम लोगों को इसको आगे करना है। तो मैग्नीशियम 12 पर प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम 12 पर प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम भी इससे बड़ा है और आयरन भी इससे बड़ा है। तो चलिए किसी एक आंसर को आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसको हम लोग नाइट्रोजन मान लेते हैं जो 7 पर होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को आयरन इसका बता देना है, क्योंकि आयरन का इसको हम लोग Fe बोल सकते हैं, तो फेरम बोल सकते हैं। तो आप लोग अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसको मैं फ्लोरीन मानूंगा, माफी चाहूंगा आप लोगों से। इसको हम लोग फ्लोरीन मान सकते हैं। हम लोगों ने इसको आयरन समझ लिया गलती से, हम इसे फ्लोरीन समझ सकते हैं। चलिए इसको फ्लोरीन समझ लेते। तो फ्लोरीन अगर इसको मानते हैं तो ये फ्लोरीन ही लिखा गया है, मैंने इसको Fe समझ लिया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और वही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। चलिए बिल्कुल सही जवाब था हमारे लिए कि जो डी है एल्यूमिनियम वह मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो यहाँ हम लोगों ने Fe को ले लिया था, आयरन को ले लिया था, जो जिसका एटॉमिक नंबर 56 माना जाता है। सही जवाब आपके लिए ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान पूर्वक देखना है आप सभी को, और पूछा गया है कि इनमें से किसका परमाणु क्रमांक आयोडीन की अपेक्षा अधिक होगा। चलिए आपको एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, ये हम बोल रहे हैं। यहाँ आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का सिंबल होता है आई और इसका परमाणु क्रमांक 53 माना जाता है। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47, जो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए 47। वही अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन होता है 35 के ऊपर, 35 इसका ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। वही अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम हो जाता है 78 नंबर पर, 78 होता है प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर। और जिंक की बात करें तो जिंक हो जाता है 30 पर। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन 53 के ऊपर है, तो 53 के ऊपर है प्लेटिनम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में इनका बनना तय है। आप लोग सभी परमाणु के जो खास परमाणु तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक लर्न कर ले, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग समझ लेते हैं। 17 क्वेश्चन है, इनमें से कौन उस तत्व के परमाणु भार से संबंधित है जिसका प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉनों से युक्त है। आपसे पूछा गया क्या है? परमाणु भार। और परमाणु भार के बारे में आप लोगों को जहां तक जानकारी है आप लोग यही बताओगे कि सर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। इसे हम लोग परमाणु भार के नाम से जानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपके पास यहाँ पर प्रोटॉन तो दिए गए हैं कि प्रत्येक परमाणु 17 प्रोटॉन है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 18 न्यूट्रॉन है, यानी 17 और 18 हो जाएगा 35। तो 35 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतने इजी सॉल्यूशन है, बट इन्हें एग्जाम्स में कंफ्यूजन की होने के कारण बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो आप लोगों को अब तैयार होना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी यदि उसकी द्रव्यमान संख्या 226 है और परमाणु संख्या 88 है, 88 है। एक बार फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोगों को देखना है। यहां पर पूछा गया है न्यूट्रॉन की संख्या, A = P + N होता है, आप सभी को पता होगा। यहां पर P यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो नंबर ऑफ जेड, और जो नंबर ऑफ जेड वो नंबर ऑफ ई होगा। तो अगर मुझे यहाँ एन चाहिए तो मैं इस पी को इधर भेजूंगा, ए माइनस पी हो जाएगा। यहाँ मेरे पास परमाणु भार कितना देके रखा है 226, और इस 226 में से मुझे पी को यानी परमाणु क्रमांक, क्योंकि पी ही परमाणु क्रमांक होता है, तो मुझे 88 को माइनस कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि कितना बचने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ 21 हो जाएगा, और 21 माइनस अगर हम लोग 8 करेंगे तो आप सभी को पता है 13 यानी कि 13, और 138 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन में बनते हैं, पर मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को अलग से ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप चिंता ना करें, आप लोगों को केवल पढ़ते चलना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे हैं, परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहेंगे। देखिए, जैसे ही आप लोगों को एक वर्ड पढ़ने को मिले कि जिसमें न्यूट्रॉन समान होता है तो इन्हें सम न्यूट्रॉनिक, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जान सकते हैं। इन्हें सम न्यूट्रॉनिक के नाम से, या फिर इन्हें हम लोग एक नाम से जान सकते हैं, आइसोटोन। आइसोटोन किसे कहेंगे, तो आइसोटोन का मतलब होगा जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। चलिए, तो इसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं, आइसोटोन के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब आप लोगों का होने वाला है सी। तो आज का अंतिम प्रश्न इस सेशन का, और मॉक 9 मैंने आप लोगों को पढ़ाया, परमाणु संरचना से एक भाग और आपको पढ़ाया जाएगा, मॉक 10 पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये पूरा टॉपिक आप लोगों का मैं कवर करवाऊंगा। तो आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न हमारा होने वाला है कि जब एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा। तो एक ही कक्षक के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आप सभी को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, और इन 2 इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग देखें तो समान आवेश प्रेजेंट होता है। और कूलाम के अनुसार यहां पर बोला जाता है कि जो समान आवेश होगा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल टू ईच अदर। इसलिए इन दोनों की जो चक्रण की दिशा है, घूमने की दिशा है कक्षक में, वो विपरीत रहेगी। तो हम लोग देखेंगे क्या वो समान चक्रण करेंगे, तो नहीं करेंगे। क्या यह विपरीत चक्रण करेंगे, तो बिल्कुल यहां पर रोटेशन इनका होगा, पर कैसे होगा, एक दूसरे के अपोजिट, यानी अपोजिट टू ईच अदर। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी समान विपरीत चक्रण, या फिर कोई चक्रण नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहां पर होने वाला है। तो आज के हम लोगों ने इन 20 क्वेश्चंस को समझा है, और 20 क्वेश्चंस के बाद में हर एक सेशन में आप लोगों को एक होमवर्क प्रश्न मिलता है। तो होमवर्क प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को मुझे देना है। दिया गया है कि आपबाउ के नियमानुसार 3D 4s और 4p कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर आपबाउ थ्योरी को अच्छे से समझना है, और आपबाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ से ऑप्शन देना है कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाए या भरने को कहा जाए, तो आप सबसे पहले क्या 3D को रखोगे, क्या 4p को रखोगे, 3D रखोगे, या 4s 4p 3D, या 4s 3D 4p, या 3D 4s 4p। तो ये आपके ऑप्शन है, आप लोगों को यहां पर इसका जवाब मुझे देना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो प्रिय साथियों, आज हम लोगों ने पढ़ा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉक 9, और अगले सेशन में मैं मॉक 10 लेकर आने वाला हूं। आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक जरूर करें, और आप अपने अच्छे कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है। हम आपके डेली कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों के द्वारा जो दिए जाने वाले जवाब होते हैं हम उन्हें भी पढ़ते हैं। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ये सेशन और भी मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें।